हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। ये प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड हमारी थर्ड और लास्ट क्लास है, यानी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड आपको 2 वीडियोस मैं पहले से सेंड कर चुकी हूँ, वो आपने देख ली होंगी। और यहाँ पे आज की क्लास में जब हमने प्रोजेक्ट मेथड के कॉन्सेप्ट को जान लिया है, उसके स्टेप्स को जान लिया है, उसके गुणों या उसके महत्व या उसके लाभ को जान लिया है, तो आज हम बात करेंगे इसकी कमियों के बारे में। प्रोजेक्ट मेथड की प्रयोजना विधि की क्या कमियां हैं, कौन सी कमियां हैं, और इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि उसके लिए फिर सुझाव क्या है। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट मेथड के दोष या कमियों, हानियां भी इनको कह सकते हैं। मेरिट्स पढ़ी थी तो इनको डीमेरिट्स, लिमिटेशंस कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहला इसका दोष है कि इसमें क्रमबद्ध ज्ञान की अवहेलना होती है। क्रमबद्ध ज्ञान की अवहेलना होती है। क्रमबद्ध ज्ञान, तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि अगर हम स्थायी ज्ञान की बात करें तो स्थायी ज्ञान का एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। हम हमेशा बात करते हैं कि हमने बच्चे को अच्छी तरह से सिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करें, पहले उसको सरल चीज सिखाएं, फिर सरल से उसको धीरे धीरे कठिन की ओर लेकर के जाएं। ऐसा ही होता है ना, यानी सरल जो कि उसको पहले से पता है वो बताएं, और उसके बाद धीरे धीरे उसको जो नहीं पता, जो हमने उसको सिखाना है, उसकी ओर लेकर के जाएं। इसीलिए तो बीएड के अंतर्गत हम आपको पाठ योजना जब बनाने के लिए कहते हैं तो वहां पे आप प्रस्तावना बनाते हैं। प्रस्तावना आप क्यों बनाते हैं? ताकि बच्चों से उनको ऑलरेडी जो पता है वो हमें पता चल जाए, कितना पता है उनको, ताकि हमने जो नवीन ज्ञान देना है हम उनके जो पहले से उनको ज्ञान प्राप्त है उसके साथ अपने नवीन ज्ञान को जो आज हम उसको क्लास में देने वाले हैं उसको जोड़ सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रस्तावना तैयार करते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जो स्थायी ज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है, उसमें क्रमबद्धता का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें इस क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है, इस क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव पाया जाता है, उसकी अवहेलना हो जाती है। किस तरह से? देखिए, प्रोजेक्ट मेथड में मैंने आपको यही बताया है कि हम क्या करते हैं, सारा का सारा काम बच्चे से करवाते हैं मतलब उसने करके सीखना है। करवाते हम ऐसा नहीं है कि उसको प्रेशराइज कर रहे हैं या उसको दबाव पूर्ण उससे कोई काम करा रहे हैं, नहीं, बल्कि आपको तो इसके गुणों के अंतर्गत मैंने बताया है, कोई होमवर्क नहीं होता, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, बच्चे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के सीखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं, व्यवहारिकता से सीखते हैं, ये सब बताया है ना। तो इसका मतलब क्या है, बच्चा सारा काम खुद से करता है। तो इसके चलते हुए क्या होता है कि वो जो एक कक्षा शिक्षण के दौरान एक सीक्वेंस रहता है किसी भी चीज को सिखाने का, वो नहीं आ पाता। मैं आपको अगर क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मुझे ये पता है कि आज की क्लास में मैंने ये करा दिया, अब ये कराना है, अब ये कराना है, अब ये कराना है। तो सारे मेरे टीचिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो लर्निंग है वो भी ऐसे स्मूथली जाएगी, बराबर चलेंगे, ठीक है, सबको एक जैसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सब बच्चों ने अपने अपने तरीके से करके सीखना है, तो ज्ञान का जो सीक्वेंस होना चाहिए, जो क्रमबद्धता होनी चाहिए, वो नहीं होती। यानी एक जैसा सबको समझ में नहीं आता है। कोई बच्चा जो इंटेलिजेंट है वो जल्दी से किसी चीज को सीख जाएगा, और जो बच्चा थोड़ा सा आप कह सकते हो स्लो लर्नर है या फिर एवरेज है तो फिर एवरेज भी प्रतिभाशाली से, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड से तो पीछे ही रहेगा ना। तो इस तरह से सब अपनी अपनी गति से सीखे जा रही हैं। तो जो ज्ञान प्राप्त होगा उसका भी अगर आप देखेंगे ना, अगर माप तो उसका भी करेंगे, वो भी सबको अलग अलग ही प्राप्त होगा। तो ज्ञान की अवहेलना या क्रमबद्ध ज्ञान की इसमें अवहेलना होती है, ये दोष है इसका, ठीक है। अब चलिए दूसरे दोष की इसके बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक के ऊपर बहुत दायित्व होता है, शिक्षक के ऊपर अत्यधिक उत्तरदायित्व। अब कैसा उत्तरदायित्व? आप कहोगे कि आपने गुणों में ये बताया था कि यहाँ पे बच्चे अपने आप से काम करेंगे, शिक्षक का काम तो केवल गाइड करना है, तो शिक्षक तो फ्री है इसका मतलब।
तो आपके मन में तो यही विचार आया होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए कि हमें ये पता है कि शिक्षक ने इसमें गाइडेंस की भूमिका निभानी है या फिर गाइड बनना है, उनका पथ प्रदर्शक बनना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग से काम होगा, यानी पहली जो स्थिति है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं, हम बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम इस पे काम करने वाले हैं, ये हमारी विधि है, ये हमारा टॉपिक होगा, ये हमारी समस्या होगी। तो वहां पे सारा का सारा काम का दारोमदार किस पे है, शिक्षक पे ही तो है। शिक्षक को ही तो बालक की रुचि के अनुसार, बालक की प्रतिभा के अनुसार, बालक की आयु के अनुसार, क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार एक टॉपिक का चुनाव करवाना है बच्चे से। ठीक है, फिर अगर ग्रुपिंग की बात है तो ग्रुप बनाते समय भी ये सब कुछ देखना है। और फिर माना कि वो गाइड है, लेकिन फिर भी उसको क्या करना है, उसको बहुत सारा काम करना है। ऐसे तो है नहीं कि स्वतंत्रता पूर्वक बच्चे से काम करवाना है तो इसलिए वो क्लास से खुद बाहर है, बच्चे जैसे मर्जी उधम मचा रहे हैं, नहीं। उसको प्रत्येक को बिना डांटे, बिना दबाव बनाए, बिना उन पर जबरदस्ती का अनुशासन स्थापित किए उनको ऐसे सेट करना है कि वो अपनी अपनी गति से सीख भी ले और इसके साथ साथ ही वो केवल गाइड की भूमिका ही निभाता है। तो इस तरह से जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उस पर बहुत ही दबाव होता है, आप ऐसा कह सकते हो। उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि काम अच्छे से हो सके। इस तरह से शिक्षक को क्या करना पड़ता है, मनोविज्ञान का भी पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। मनोविज्ञान ही कहता है कि बालक को काम सौंपना है तो क्या करो कि बालक की रुचि का ध्यान रखो, बालक की क्षमता का ध्यान रखो, बालक के इंटरेस्ट का ध्यान रखो, उसकी आयु का ध्यान रखो। ये सब की बात कौन करता है, मनोविज्ञान। तो इस तरह से इस टीचर को पूरी तरह से साइकोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि शिक्षक के ऊपर इस दौरान या इस प्रोजेक्ट मेथड को यूज करते समय पूरी तरह से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो इसका दोष है वो है कि इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि या जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रयोजना भी कह सकते हो, कई जगह हिंदी में किताबों में आपको प्रोजेक्ट विधि भी लिखा हुआ इसको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट विधि की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती, ये भी इसकी एक कमी है। तो प्रोजेक्ट विधि से रिलेटेड जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, वो नहीं मिल पाती हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पाठ्य पुस्तक हमें अवेलेबल है जिसको देख करके हम समझ जाएं कि ठीक है हमको ऐसा काम करना है। नहीं, अवेलेबल नहीं हो पाती है, जिसके चलते हुए जो हमें कोई गाइडेंस चाहिए, हमें जो सीखना चाहिए कि पहले से इस पे ये काम हो चुका है और ऐसे ऐसे स्टेप में ये करना है, तो ऐसी कोई पाठ्य पुस्तकें नहीं होती कि किताब में सैद्धांतिक रूप से ज्ञान प्राप्त कर लो और उसके बाद उसको व्यवहारिकता में ले आओ। तो ऐसी कोई हेल्प नहीं मिलती है और ये भी इसका क्या है, इसका दोष है या इस मेथड की कमी है। उसके बाद जो अगली चीज है वो है कि ग्रामीण विद्यालयों में उपकरणों का अभाव रहता है। ठीक है, एक कमी ये है कि जो गांव के स्कूल होते हैं, ग्रामीण विद्यालय होते हैं, वहां पे जो इसके लिए उपकरण चाहिए होते हैं। अब आपको कौन से उपकरण चाहिए होते हैं, तो देखिए समस्या का चयन करोगे, क्रिया प्रतिक्रिया चाहिए जिसके अंदर आंकड़े भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके बाद उसका कुछ निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के हमने समाधान करना है, मूल्यांकन करना है, लेखा जोखा तैयार करना है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। कोई टूल भी चाहिए होता है, जब समस्या का समाधान निकालना है तो टूल होता है। टूल कहने का मतलब आप प्रश्नावली कोई चाहिए होगी, आपको कोई ऑब्जर्वेशन आप यूज़ करोगे, इस तरह से आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ उपकरण चाहिए होते हैं, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और कुछ ना ही चाहिए होगा
होगा, तो जब आप समस्या का चुनाव करेंगे ना, तो कहीं से आपको समस्या ढूंढ के लानी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड क्या होगा कि आपको कई पत्र पत्रिकाओं में देखना होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको कई पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी। आपको काफी मटेरियल चाहिए होता है इस काम के लिए, जहां से हम सूचनाएं एकत्रित कर सके, विभिन्न प्रकार की जो भी हमारे टॉपिक से रेलेवेंट जो भी मैटर होता है उसका कलेक्शन करना पड़ता है, विषय सामग्री, कंटेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सूचनाएं, इंफॉर्मेशन को हमें गैदर्ड करना पड़ता है, कलेक्शन उनका करना पड़ता है। तो इसके चलते हुए हमें कई चीजों की जिनकी जरूरत होती है वो ग्रामीण विद्यालयों में या गांव के स्कूलों में हमें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ये भी इसकी एक कमी है, इसका एक दोष है। चलिए आगे बढ़िए मेरे साथ। यह पद्धति ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र को समाविष्ट नहीं करती। ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र को समाविष्ट नहीं करती, ये इसकी कमी है। अब ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र को समाविष्ट ना करने का एक कमी तो ऊपर ही आगे कि क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो ये भी इसकी कमी है। और ज्ञान का संपूर्ण क्षेत्र इट मीन्स क्या कि ज्ञान देते हैं जब क्लास को, तो उसका एक तरीका है, जैसे कि कक्षा शिक्षण है ना, क्लास टीचिंग जो होती है उसमें क्या है, एक टीचर होता है वो सर्वोपरि होता है, यानी वो जो ज्ञान बच्चों को देने के लिए लाया वो सबको एक जैसा मानता है, समानता का भाव होता है उसमें, वो सबका टीचर है, ठीक है। वो किसी को ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल सिखा दे, वो सबको एक जैसा सिखाता है। अब डिपेंड क्या है कि बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा उसको कैसे गेन करता है। कोई बच्चा उसको बहुत ही जल्दी कैच कर लेता है, कोई बच्चे जैसे होता है ना कई बार कि किसी टीचर के द्वारा आधी लाइन बोली जाती है और बच्चे को समझ में आ जाती है, और किसी बच्चे को जो है वो 10 बार बताना पड़ता है तब उसे वो जाकर के चीज समझ में आती है। तो जो ज्ञान का संपूर्ण क्षेत्र है उस पर इसमें काम नहीं हो पाता, क्योंकि सब बच्चे अपनी अपनी गति पे सीख रहे हैं। अब कक्षा शिक्षण में टीचर ने सबको एक जैसा बता दिया तो एक समानता का भाव आ गया, लेकिन यहाँ पे सब अपनी अपनी गति से सीख रहे हैं और टीचर क्या है, एक गाइड है, पथ प्रदर्शक है। तो वो क्या करेगा, वो जो बच्चा जो टीचर से क्वेश्चन पूछेगा टीचर उसका आंसर देगा। अब जो बच्चा पूछ ही नहीं रहा कोई आंसर, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो वो चल करके इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जो एक क्लास टीचिंग का जो माहौल होता है वो इसमें नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ज्ञान का जो संपूर्ण क्षेत्र है, यानी अगर हम प्रत्येक बिंदु की बात करें तो वहां पे प्रत्येक बिंदु पे बात नहीं हो सकती, जो भी टॉपिक है उसके प्रत्येक बिंदु तक नहीं पहुंचा जा सकता। जबकि हम किताबों से पढ़ते हैं तो हम पूरा पाठ पढ़ते हैं ना, पूरा लेसन पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस टॉपिक से रेलेवेंट सारे के सारे बिंदु सबको पता चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सब बच्चे अपनी अपनी गति से सीख रहे हैं, किताब से नहीं पढ़ना, कोई स्पीड से सीख रहा है, कोई अधूरा ज्ञान ले रहा है, समानता नहीं रहती, ठीक है। तो इस तरह से यह पद्धति क्या करती है, एक दोष ये भी है कि ज्ञान का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको अपने आप में समाविष्ट नहीं करती या इंक्लूड नहीं करती। इसके बाद ये क्या करती है, ये अव्यवस्था का वातावरण बना देती है। वातावरण उत्पन्न होना, अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न होना। अब इसमें क्या होता है, अव्यवस्था आ जाती है। अव्यवस्था क्लास टीचिंग में तो सबके अपने अपने पीरियड्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं कि सबको पता है कि अब ये सब्जेक्ट का है, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, सबको पता है कि अब ये सब्जेक्ट का पीरियड है या ये टीचर ने ये वाला पीरियड लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि 35-40 मिनट के पीरियड में इस मेथड के द्वारा पढ़ाने की बात करें तो पूरा ही स्कूल का जो टाइम टेबल है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, अव्यवस्था आती है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि बालकों को इसमें अनुशासन में रखने का कुछ बात नहीं कही गई है या स्वतंत्रता पूर्वक काम करने के लिए कहा जाता है, तो अनुशासन भी नहीं रहता। तो अगर क्लास की बात करें या विद्यालय की बात करें तो सारी जगह पर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, और इसके साथ ही जो टाइम टेबल होता है वो भी डिस्टर्ब होता है,
जो पीरियड्स की जो व्यवस्था होती है कालांशों की वो भी अस्त व्यस्त हो जाती है, तो अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। ये इसकी एक कमी है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है गलतियों की अधिक संभावना। गलतियों की अधिक संभावना। अब इसमें गलतियों की बहुत ही संभावना रहती है। गलतियों की संभावना तो देखिए, जहाँ पे शिक्षक को कुछ भी डांटना नहीं है, कुछ भी कहना नहीं है, केवल बच्चे जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षक का वहाँ पे जो रोल है थोड़ा सा नगण्य हो जाता है। तो यहाँ पे जो गलतियां करेंगे ना बच्चे वो अपार होंगे, क्योंकि जो स्लो लर्नर बच्चा है या फिर जो हम कहें कि एवरेज स्टूडेंट की भी नहीं बात करती, मैं स्लो लर्नर है या पिछड़ा बालक है, तो उसके लिए तो इस मेथड से सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए ये चीज इजी नहीं होगी। तो इजी नहीं होगी तो इसका मतलब वो क्या करेगा, वो मिस्टेक्स करेगा बार बार। आप कितनी बार जाकर के उसकी मिस्टेक्स को सही करेंगे, आखिर उसको खुद को काम करना है ना, तो आपने उसको सिर्फ और सिर्फ गाइड करना है, उसकी गलती को सही नहीं करना, उसको बताना है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है कई बार इरिटेट हो जाएगा। आप बार बार उसकी कमी बताए जा रहे हो कि तुमने अभी ये नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। इससे बच्चा क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। और हो सकता है कि जिन गलतियों में आपको सुधार चाहिए वो डर के मारे या फिर ये कह सकते हैं इरिटेट होकर और भी ज्यादा गलतियां करें। तो जो गलतियां मिस्टेक्स होने की जो संभावना होती है, क्योंकि बच्चे आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं है, आप टीचर हो, आप एक्सपर्ट हो सकते हो, आपने उस काम को करके देखा और आपकी एज के अकॉर्डिंग अब आपको एक्सपीरियंस भी है, आपके पास बुद्धि भी है, लेकिन बच्चे तो छोटे हैं ना क्लास के, तो अब बच्चे क्या करेंगे, बहुत ही मिस्टेक्स करेंगे, जिससे कि टाइम भी बहुत ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति के लिए स्थान नहीं। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति के लिए इसमें कोई स्थान नहीं। अर्जित ज्ञान मतलब जो बच्चों ने इस मेथड से सीखा है, जो भी नॉलेज गेन की है उसकी बात हो रही है। और फिर पुनरावृत्ति मतलब दोहराने का कोई भी इसमें सिस्टम नहीं है, दोहराव नहीं करा सकते, पुनरावृत्ति नहीं करवा सकते, अभ्यास नहीं करा सकते, प्रैक्टिस नहीं करा सकते, आप ऐसे समझ सकते हो। क्योंकि इसमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है, योजना बनानी है, योजना का फिर चुनाव हो गया, फिर क्रियान्वयन हो गया, फिर उसके बाद उसका हमने मूल्यांकन, लेखा जोखा, यही स्टेप हमने पढ़े हैं ना। तो इस दौरान क्या होता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी गति से सीख रहा है, कोई किसी को जल्दी समझ में आ रहा है, किसी को कुछ चीजें नहीं भी समझ में आ रही हैं। तो इसके चलते हुए बच्चे अपने अपने तरीके से जो ज्ञान अर्जित करेंगे ना, उनके अभ्यास का या उनकी प्रैक्टिस का या उनकी पुनरावृत्ति का भी कोई मौका नहीं मिलने वाला बच्चों। इवन यहाँ तक कि अगर कक्षा शिक्षण की हम आपसे बात करती हूँ मैं, तो आपको पता है आप पाठ्य योजना बनाते हो। पाठ योजना मतलब क्लास में जैसे अपने टीच करना होता है उसकी एक आप योजना बनाते हो, प्लान बनाते हो, लेसन प्लान जिसे कहते हैं। तो उसमें भी आप जब बच्चों को टुकड़ों में सिखाते हैं, टुकड़ों में सिखाते हो ना, आपको बताते हैं कि आप 3 से 4 टीचिंग पॉइंट बना लो। याद है, सबने बीएड की है और कुछ कर रहे हैं अभी भी, तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो 3 से 4 जो टीचिंग पॉइंट्स बनाते हैं, उन तीन 4 टीचिंग पॉइंट्स को पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं ना। पुनरावृत्ति प्रश्न किस लिए करते हैं, ताकि जो टुकड़ों में ज्ञान दिया है बच्चों को, शिफ्टों में जो सिखाया है, वो अब ज्ञान कैसा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, कलेक्टिव नॉलेज मिले बच्चों को, इसके लिए करते हैं ना। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। तो जो क्लास टीचिंग होती है उसमें प्रैक्टिस हो जाती है बच्चे की, अभ्यास हो जाता है, बच्चे का पुनरावृत्ति का उसको अवसर मिलता है। लेकिन इसमें ये अवसर नहीं मिलता है। और किसी भी नॉलेज को हम गेन करें ना, तो उसमें अगर प्रैक्टिस शामिल हो जाए, पुनरावृत्ति शामिल हो जाए, तो फिर 4 चांद लगने वाली बात हो जाती है। जो ज्ञान होता है वो बिल्कुल स्थायी हो जाता है, अगर उसका अभ्यास भी हो जाए साथ साथ। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसकी कमी है कि यहाँ जो बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिस ज्ञान का वो ये अर्जन करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति का इनको अवसर नहीं मिल पाएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है कि सभी
सभी विषयों के शिक्षण के लिए ये उपयोगी नहीं है। विषयों के शिक्षण हेतु ये उपयोगी नहीं है। जैसे कुछ विषय मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपने धर्म, साहित्य या बच्चे को दर्शन शास्त्र ऐसे विषय पढ़ाने हैं ना, तो ये वाला मेथड जो है वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, धर्म, साहित्य, दर्शन शास्त्र ऐसे जैसे विषय, जैसे मैंने 2-3 आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, इन विषयों को हम इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये सभी विषयों पर, सभी सब्जेक्ट्स पर इसको लागू करना या इस मेथड का सभी विषयों के लिए प्रयोग करना भी संभव नहीं है या सही नहीं है। तो ये भी इसकी कमी है कि ये सभी विषयों के लिए, सभी विषयों के शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है, इस पद्धति द्वारा पाठ्यक्रम एक वर्ष में पूरा नहीं हो सकता। क्या लिखा मैंने कि इस पद्धति के द्वारा यानी इस विधि के द्वारा अगर पढ़ाने की बात हो तो जो पाठ्यक्रम है, जो हमने बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, बच्चे का एक पाठ्यक्रम निश्चित है ना, इस क्लास में बच्चे ने ये चीजें पढ़नी है, तो वो एक साल में पूरा ही नहीं हो सकता, 2-3 साल चाहिए इस मेथड से पढ़ाने के लिए। पाठ्यक्रम को अगर पूरा करना है तो इसका मतलब वहां पे एक साल में ये काम, ये पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं करवा सकते हो आप, आपको 2-3 साल चाहिए इसके लिए। ये भी क्या है, इसकी एक कमी है। मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली विधि। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है कि इसमें एक कमी क्या दिखाई देती है कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता या कुछ कह सकते हैं अपने, तो ये जो विधि है ना, इसमें जो ये उपकरण चाहिए यहाँ पे, ये विधि कैसी होगी, खर्चीली विधि, समय भी ज्यादा ले रही है और पैसा भी खर्च होगा इसमें। ठीक है, तो ये खर्चीली विधि है। इस तरह से ये हो गई है प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोजना विधि की कमियां, दोष या डिमेरिट्स। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा जो ये दोष वाला ये टॉपिक है या इसको पॉइंट है कमियों का, डिमेरिट्स का, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके।